हेलो एवरीवन। सो आज थर्मल प्रॉपर्टीज के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट और कैलोरीमेट्री के बारे में। और साथ ही में जो छोटे मोटे आप लोगों को फेज चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, सब्लिमेशन दिया गया है, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ये सारी डिस्कशन भी आज हम लोग करेंगे। ठीक है। सो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंदी रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, मतलब कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन आज मैं देने वाला हूँ। और साथ ही में आज क्वेश्चंस भी कई सारे रहेंगे। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हो कि आज का लेक्चर आपको बहुत भारी जाएगा अगर आप लोग मतलब नोट्स नहीं बनाते हो आज के लेक्चर में तो। ठीक है, क्योंकि अगर आप फोटोज खींचते हो तो आज का लेक्चर डेफिनेटली बहुत भारी जाने वाला है, स्क्रीनशॉट लेते हो या फिर सो जो भी है बेटर होगा। अगर आप बहुत रात में देख रहे हो या बहुत सुबह देख रहे हो तो नोट्स ले लो और लिखना चालू कर दो, है ना। बिकॉज रात में कैसा होता है, आप लोग सोचते हो कि यार लेटे लेटे देख लेते हैं, वो लेटे लेटे भूल भी जाओगे। मूवी ने यही है कि एक एक सीन याद रहेगा। ठीक है। सो शुरू करते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर जो लेटेंट हीट होता है वो क्या होता है, फिर लेटेंट हीट समझने के बाद हीट का इक्वेशन देखेंगे, फिर कैलोरीमेट्री करेंगे, फिर हम लोग कई सारी चीजें आज करने वाले, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, चलिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 यूनिट 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। क्या कहना चाहता है देखते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड, डेफिनेशन से तो वैसे भी हमें ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, सो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ नाम के लिए, बट काम के लिए मैं आपको समझाऊंगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास absorbed or given out by the substance to change its temperature by 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट डिग्री में भी हो सकता है, केल्विन में भी हो सकता है, मतलब 1 रहेगा। कहना क्या चाहता है ये इक्वेशन देखो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि एक सब्सटेंस या तो एब्जॉर्ब करता है या तो रिलीज करता है अपना 1 डिग्री टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने में। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं हमारे पास लेट से हमारे पास वाटर का एग्जांपल है। सो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4.2। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी है 4.2 जूल, 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन हमसे मतलब डेफिनेशन हमसे ये कहना चाहता है कि सपोज आपके पास 1 ग्राम वाटर है। ठीक है, आपके पास क्या है 1 ग्राम वाटर है। इस 1 ग्राम वाटर का अगर आपको टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना या फिर घटाना है, मतलब आपको इसका डेल्टा टी चेंज करना है, इसका टेम्परेचर में चेंज लाना है, कितने का, बस 1 डिग्री का। अब वो 1 केल्विन हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 1 डिग्री का 1 यूनिट का आपको इसके टेम्परेचर में चेंज लाना है और इसका मास 1 ग्राम है, तो जितना इसको हीट लगेगा उस टेम्परेचर का चेंज लाने में इसको जितना हीट लगेगा वही हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कितना हीट लगता है 4.2 जूल। सो 4.2 जूल अगर आप लोग इसको हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री या तो ज्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। कम कब होगा, जब ये रिलीज करेगा। जब ये 4.2 जूल रिलीज करेगा तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाएगा। जब आप 4.2 जूल इसको दोगे तो इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कंडीशंस, मास 1 ग्राम, टेम्परेचर चेंज शुड बी 1 डिग्री। यही होता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आएगा। पर यूनिट मास मतलब मास कितना 1, गिवन आउट बाय द सब्सटेंस टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। पर यूनिट मास 1 यूनिट टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट क्या है, यही 4.2। ठीक है, तो आप लोग ये इक्वेशन तो सुन ही रहोगे 10th में, Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T, जहाँ पे S होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ, कई जगहों पे वो C से भी लिखा जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिखेंगे। अभी हम लोग इसको दोबारा से देखने वाले, टेंशन मत लो। तो Q क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ हीट जूल में, ये मास क्या है ग्राम में, और डेल्टा T क्या है यहाँ पे, डेल्टा T यहाँ पे है टेम्परेचर चेंज। ठीक है, सो ओके।
सो चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में, तो जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल पर ग्राम केल्विन आप लोग इसको लिख सकते हो। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज व्हेन द मास पर यूनिट मास व्हेन टेम्परेचर चेंज इज 1 डिग्री 1 यूनिट। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं या उसका 1 डिग्री टेम्परेचर घटाना चाहते हैं और उसका मास 1 ग्राम रहना चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो उसके लिए जितना हीट हमें देना होगा या जितना हीट उस ऑब्जेक्ट को रिलीज करना होगा वही हीट क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिए हुए, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी हाई वैल्यूज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में नहीं केजी में लिया हुआ है, इसीलिए वैल्यूज हाई है। तो एक चीज हमें यहाँ पे समझ में आती है, देखो स्टील का सबसे कम है, स्टील का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो है 120 और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4186, राइट। तो यहाँ से हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि यार वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है। तो इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखो स्टील की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो बहुत कम है, इसका मतलब बहुत ही कम हीट हमें देनी होगी। इसका मतलब अगर हमें स्टील का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करना है, स्टील जो कि 1 केजी है, क्योंकि यहाँ पे जो 120 दिया हुआ है केजी के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट से हमें 1 केजी स्टील का जो टेम्परेचर चेंज है वो 1 यूनिट का हमें टेम्परेचर चेंज लाना है, तो उसके लिए हमें बहुत ही कम हीट देनी होगी, क्योंकि 120 है ना। तो इसका मतलब स्टील अपना टेम्परेचर जल्दी चेंज कर लेता है, इससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। और वहीं हम वाटर की बात करें तो वाटर का अगर हमारे पास 1 केजी वाटर है और उस 1 केजी वाटर का हमें टेम्परेचर में 1 डिग्री का चेंज लाना है, 1 यूनिट का चेंज लाना है, तो उसके लिए हमें 4186 जूल हीट देनी होगी। तो इसका मतलब इसको हमें बहुत ज्यादा हीट देनी होगी तब ये चेंज लाएगा, और इसको हम थोड़ी सी हीट दे देंगे ये चेंज ला देगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप लोग देख लो, कभी स्टील का रॉड लो और सामने आप लोग आग लगा के रखो, जल्दी वो आपके हथेली तक पहुंच जाएगा। पानी के साथ ऐसा करो तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है। इट एब्जॉर्ब्स हीट इजीली, it absorbs and release heat easily ये अपना हीट वीट रिलीज कर देता है, ठीक है, बट ये उतना आसानी से नहीं करता है। यहाँ पे नो कर दो, ठीक है। तो हमें समझ में आया यहाँ से कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, उसका स्पेसिफिक वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। और अगर किसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, इसका मतलब वो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब हीट ट्रांसफर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को डीप में जानेंगे। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला कंसेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ अ गैसेज। तो गैसेज के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। चलिए, सो हमने देख ली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हम लोग देखते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब गैसेस के लिए जब हमें हीट कैपेसिटी निकालनी हो, बेसिकली तो हम लोग लिक्विड या सॉलिड की ही बातें करते हैं, ठीक है, मोस्टली लिक्विड और मोस्टली वाटर की हम लोग बातें करते हैं इसमें। बट कभी कभी अगर आप लोगों को गैसेस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि हम लोग गैसेस का मास तो मेजर कर नहीं सकते, वो थोड़ा हार्ड होता है, तो इसीलिए हम लोग इसमें इनका यूज करते हैं, इनका मेजर करते हैं मोलर मास। तो S इज इक्वल्स टू Q बाय, सो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है Q बाय म्यू डेल्टा T, जहाँ पे म्यू होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशंस बस आप नोट करते जाओ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। अब इसमें 2 टाइप्स और दिए आप लोगों को, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो भी लिख देता हूँ, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक दिया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो कांस्टेंट प्रेशर पर इसको हम लोग लिखते हैं SP इज इक्वल्स टू Q बाय म्यू डेल्टा T, ठीक है। और कहीं कहीं पे इसकी जगह C लिखा रहता है, तो आप लोग कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक में C ही यूज़ किया तो मैं C ही यूज़ कर लेता हूँ। और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट तक सेम टू सेम लिखना, फिर लिख देना वॉल्यूम, तो ये भी सेम होता है Q बाय म्यू डेल्टा T, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि यार CP होता है म्यू इंटू SP और CB होता है म्यू इंटू SV। अब SV क्या है और CP क्या है, तो यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ों की और बात करेंगे। एक है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और प्रेशर,
पहले प्रेशर के लिए देखते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पर देखेंगे तो आएगी Q बाय म्यू डेल्टा T। और अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखते हैं, अगर हम लोग प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखते हैं तो SV आएगा Q बाय म्यू डेल्टा T। तो क्या फ़र्क है इसमें? कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, दोनों की दोनों बातें तो सेम है। नहीं, हम रिलेशन निकालना चाहते हैं CP CV और SP SV के बीच में। तो आप लोग क्या करो, यहाँ से देखो दोनों इक्वेशन को अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो आपको रिलेशन मिलेगा। लेट्स से ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। सो आप लोग 1 को 2 के साथ देखो और इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा SP इज इक्वल्स टू CP इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स SP। और इसको अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा CV इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स SV। ये रिलेशन है इनके बीच का। ठीक है, सो कुछ खास बात नहीं है, बस इतना आप लोगों को बताना था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज भी कई सारे टाइप की होती है। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ये है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये है, फिर मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होता है। ठीक है, सो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो यार प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या? जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना आपको वाटर का एग्जांपल देके, वही है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी SP इज इक्वल्स टू Q बाय M डेल्टा T। ठीक है, SP नहीं S खाली। तो ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और ये प्रेशर के लिए, ये वॉल्यूम के लिए। म्यू क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे गैसेस की बात हो रही है। ठीक है, ये सारी बातें हमने गैसेस की है। तो SP की वैल्यू, SV की वैल्यू, फिर मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने कांस्टेंट प्रेशर पर देखी तो CP और CV की वैल्यू मिली। सो 1 और 3 को इक्वेट करके आपको ये रिलेशन मिला, 2 और 4 को इक्वेट करके आपको ये रिलेशन मिला। तो ये रिलेशन वगैरह याद कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट सिर्फ आपका ये है। ठीक है, समझ में आया ये कंसेप्ट? मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही सारे रिलेशंस है। बात वही है, देखो M की जगह म्यू आ गया, S की जगह SP आ गया, SP की जगह CP आ गया, क्या फर्क है? कुछ नहीं। चलिए, सो अब हम लोग देखते हैं थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी क्या होती है। हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देख ली, अब हमें जानना है हीट कैपेसिटी क्या होती है, जिसको हम लोग थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, सो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कितना 1 kg वाटर का टेम्परेचर में 1 डिग्री चेंज लाने के लिए कितना हीट देना होगा, वही था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी में हम लोग जानेंगे कि लेट से हमारा मास 1 kg नहीं है, हमारा मास है M। मतलब हमें क्या करना है, हमें M kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। किसके? वाटर का। हमें M kg मास वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तो उसके लिए कितना हीट देना होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू MC, या फिर S यूज कर रहे हो तो S भी यूज कर सकते हो, Q इंटू MS। आप मास लो और उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा हीट कैपेसिटी ऑफ अ होल बॉडी। अभी तक हम लोग सिर्फ एक पर यूनिट मास की बात कर रहे थे कि ये 1 kg वाटर, 1 ग्राम वाटर, बट अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरे बॉडी की बात करेंगे। सपोज 10 kg वाटर है, 20 kg वाटर है, तो पूरे के लिए आप लोगों को अगर हीट कैपेसिटी निकालनी है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब इसमें हल्का सा न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 0.2 kg, अगर उसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 290 है तो। ठीक है, सो फॉर्मूला लगाओ Q इज इक्वल्स टू MS, 290 इंटू 0.2, आंसर आ जाएगा 58। राइट, तो 58 जूल पर डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होता है। यूनिट भी याद कर लो किसकी? थर्मल कैपेसिटी की। ठीक है, थर्मल कैपेसिटी की यूनिट होती है जूल पर डिग्री सेल्सियस। तो थर्मल कैपेसिटी मतलब कितना हीट चाहिए पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब तक हम लोग पर यूनिट मास की बात कर रहे थे, पर अब पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट चाहिए उसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू MS। याद रखोगे? चलो अब मेन बात शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, सो अब हम लोग सीखेंगे हीट इक्वेशन के बारे में। ठीक है, सो अभी हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। अभी तक मैंने जितनी भी आपको बातें बताई उसमें से मैक्सिमम बातें फालतू थी। खाली आप लोगों को एक ही बात याद रखनी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीनिंग जो सबसे शुरू में बताया था, और उसका फॉर्मूला दैट इज Q बाय M डेल्टा T। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखना है जब तक बोर्ड ना हो जाए। एंट्रेंस लेवल के लिए बस आपको वही याद रखना है। ठीक, चलिए हीट इक्वेशन। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड किस पे डिपेंड करता है?
कोई भी ऑब्जेक्ट कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा या कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, किस पे डिपेंड करता है बताओ? एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, रिलीज्ड, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो उसका मास कितना है, कि भाई तुमने ले जाके पूरा 100 kg का मास उधर रख दिया और बोल रहे हो अब इसका टेम्परेचर बढ़ाओ, तो हालत तो खराब हो जाएगी ना टेम्परेचर बढ़ाने में। अब आग भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी फिर, अगर मास ज़्यादा है। अब मास बहुत कम है तो थोड़ी सी आग में भी काम हो जाएगा। तो एक तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज डिपेंड करता है उसका मास कितना है। दूसरा, आपने कितनी बड़ी आग लगाई, कितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया। तो ये क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के भी, कि आपने टेम्परेचर में कितना चेंज लाया। लेट से आप 1 डिग्री का टेम्परेचर का चेंज ला रहे हो और चाहते हो 100 kg का मास तुरंत तैयार हो जाए, नहीं होगा ना, बिरबल की खिचड़ी, राइट। सो दोनों के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम डेल्टा टी के। सो क्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा एम सी डेल्टा टी, वेयर क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको आप लोग हीट कर रहे हो उसका मास कितना है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को आप लोग डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो भी ठीक है, केल्विन में रखोगे तो भी ठीक है, क्योंकि मैं प्रूफ कर चुका हूँ पहले ही लेक्चर में कि डिग्री सेल्सियस में चेंज हो या केल्विन में चेंज हो, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन। अब एक बात आती है कि ये फॉर्मूला यूज कब हमें करना है, तो ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर घटे। जैसे आपको बोल दूं मैं कि चलो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4186, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से 80 डिग्री पे आया और उसका मास था 2 kg, तो मुझे बताओ उसने कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज किया होगा, क्योंकि टेम्परेचर घटा है तो उसने हीट रिलीज किया होगा। तो जब भी टेम्परेचर घटे तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट जब आएगा तो मैं वो भी बताऊंगा वो कहाँ पे यूज करते। तो Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, एम है यहाँ पे 2, C है 4186 और डेल्टा T है 20, 100 माइनस 80 हो गया 20, 22 जा 40, सो 40 इंटू 4186 कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा जूल में। ठीक है, समझ में आया? सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए, सो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो, इजी होते। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द टेम्परेचर मास ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 300 जूल राइजेस फ्रॉम 20 डिग्री टू 30 डिग्री, 20 डिग्री से 30 डिग्री पे गया है तो कितना हीट रिसीव किया होगा, मतलब कितना हीट एब्जॉर्ब किया होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और मास दिया हुआ है 4 kg, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लो। ये अब मैं नहीं करूँगा, ये आप करोगे, फॉर्मूले में रखो, वैल्यू निकाल लो। डेल्टा टी कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1, 30 माइनस 20। समझ में आया? हीट इक्वेशन, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज दो चीज पर डिपेंड करती है, एक तो आपने कितना मास दिया है और दूसरा आपने टेम्परेचर में कितना चेंज लाया, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है मटेरियल पे, आप खुद से नहीं बोल सकते कि तेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 10 है, नहीं, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है ना। आपकी कैपेसिटी अलग है, मेरी कैपेसिटी अलग है, उनकी कैपेसिटी अलग है, इनकी कैपेसिटी अलग है, तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कौन कैसा है। तो सी की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है, किसी की ज़्यादा किसी की कम, तो उसके ऊपर हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज डिपेंड करता है। अब जिसकी वैल्यू कम होती है उसके लिए कम हीट लगेगी, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसके लिए ज़्यादा हीट लगेगी, है ना। एक तरफ आप पानी गर्म करो, एक तरफ आप लोहा गर्म करो, लोहा जल्दी गर्म हो जाएगा, समझ रहे हो, अगर सेम टू सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हो तो। सो वही बता रहा था मैं। तो ये हो गया हमारा हीट इक्वेशन। अब हम लोग सीखते हैं लेटेंट हीट के बारे में और फिर कैलोरीमेट्री अच्छे से समझेंगे। चलिए लेट्स टॉक अबाउट लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट के बारे में ऑलरेडी आप लोग एकदम अच्छे से जानते रहोगे अगर आपने 10th में मेरे वीडियोस देखे हैं तो, ठीक है, पुराने दिन। हाँ, तो लेटेंट हीट क्या होती है, कैसे समझाऊँ, पिछले साल वाला डायग्राम बना के, ठीक है। सो वो डायग्राम मैं कभी नहीं भूल सकता, लो आज ही भूल गया। कैसा था यार वो डायग्राम इस साइड से था या उस साइड से था, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी भूल, ओ नो, आज तो टेक्स्ट बुक भी नहीं है 10th की। चलो कोई नहीं, कहीं से भी बना लेते, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। सो ये आया बर्नर अरे भाई क्या डायग्राम था यार, क्या हो रहा है, ओके। नो मोर जोक। इसमें हमने रखी है आइस क्यूब, और यहां से हम लोग नीचे से दे रहे हैं हीट, ठीक है। अब हीट देते टाइम हमने क्या देखा था, यहां पे हमने लगाया था एक टेम्परेचर थर्मोमीटर, यहां पे हमने लगाया था एक थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर में यहां पे हमें दिख रहा था इसका टेम्परेचर।
तो शुरू में क्या हुआ था, हम इसको हीट दिए जा रहे थे, हीट दिए जा रहे थे, हीट दिए जा रहे थे, जब तक बर्फ पानी में पूरा नहीं बदल गया तब तक टेम्परेचर दिखा रहा था 0 डिग्री सेल्सियस। बट हम लोग जानते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब इसको बनाया भी नहीं जा सकता और खत्म भी नहीं किया जा सकता। तो ये एनर्जी खत्म तो नहीं हो रही है, तो ये जा किधर रही है? अगर ये यहाँ जा रही है तो थर्मोमीटर में दिखनी चाहिए ना, थर्मोमीटर में तो दिख ही नहीं रहा है। जब तक पूरा बर्फ पानी में नहीं बदल गया तब तक थर्मोमीटर में 0 डिग्री सेल्सियस ही दिख रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हीट जा रही थी वो बर्फ के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं उनको तोड़ने में यूज हो जा रही थी। इसका मतलब वो कहाँ जा रही थी? वो आइस को वाटर बनाने में यूज हो जा रही थी, ठीक है। और इसी हीट को जो स्टेट को चेंज कर दे उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। द हीट विच चेंजेस द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब छुपी हुई, यहाँ पे छुपी हुई हीट है ना। टेम्परेचर थर्मोमीटर में हमें टेम्परेचर दिख ही नहीं रहा है कि यार हीट तो जा रही है, थर्मोमीटर में आ ही नहीं रही है, इसका मतलब ये छुपी हुई हीट है। तो वो हीट जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दे उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। सो एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर एंड आइस को एग्जिस्ट। आइस और वाटर दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे, राइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है? आइस वाटर में चेंज हो रहा है। तो आइस को वाटर में चेंज करते समय जो हीट एब्जॉर्ब होती है यहाँ पे, या फिर जो हीट यहाँ पे गायब होती है, छुप जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट। अब आइस को वाटर या फिर सॉलिड को लिक्विड, जनरल केस बोले तो सॉलिड को लिक्विड बनाने में जो हीट यहाँ पे छुप जाती है, जो हीट यूज हो जाती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कहानी होगी? पानी है, पानी पूरा भाप बन के उड़ गया और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय वाटर और वेपर को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और वो हीट जो वाटर को वेपर बनाने में यूज हो जा रही है, उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और वाटर वेपर एक साथ ही रहते हैं। आप लोगों को पता ही है, कुछ वाटर वेपर उड़ रहे, कुछ वाटर यहाँ पे बुलबुले बना रहे। टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। पूरी स्टीम बन के उड़ जाएगी, वो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप स्टीम को पकड़ के रखो और हीट करते जाओ तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा फिर, ठीक है। सो वाटर को वेपर बनाते समय जो हीट एब्जॉर्ब हो जाती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और आइस को वाटर मतलब सॉलिड को लिक्विड बनाते समय जो हीट चली जाती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड टू गैस, ठीक है। अब ये चीज किस पे डिपेंड करती है? ये वाली हीट जो स्टेट को चेंज कर रही है वो डिपेंड करती है एक तो मास पे। टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी क्या? टेम्परेचर का चेंज आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तो सीधा सीधा स्टेट का ही चेंज आ जा रहा है। सॉलिड से लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड टू गैस बन जा रहा है, तो ये डायरेक्टली आ जाता है Q इज इक्वल्स टू ml। सो L यहाँ पे क्या है? L यहाँ पे है लेटेंट हीट। सो हर एक के लिए लेटेंट हीट अलग अलग होता है, जैसे वाटर के लिए 80 होता है, सबके लिए अलग अलग होता है। सो Q इज इक्वल्स टू ml। ये इक्वेशन आप कब लगाओगे? जब स्टेट का चेंज आ जाएगा, सॉलिड लिक्विड बन रहा है, लिक्विड गैस बन रहा है, तो वहाँ पे ये इक्वेशन लगाओगे। और जब टेम्परेचर का चेंज आ रहा है, मतलब 100 डिग्री से 80 डिग्री जा रहे हो, 100 डिग्री से 70 डिग्री जा रहे हो, 70 से 40 जा रहे हो, तो वहाँ पे Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T लगाओगे। लेटेंट हीट का मतलब समझ में आया? लेटेंट हीट का मतलब वो हीट जो वाटर को आइस को वाटर में कन्वर्ट करते समय गायब हो रही है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने में जा रही है। और जो आइस को वाटर बनाती है, सॉलिड को लिक्विड बनाती है, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो लिक्विड को गैस बनाती है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए कैलोरीमेट्री सीखते हैं अब हम लोग। कैलोरीमेट्री मतलब क्या? कैलोरीमेट्री मतलब हीट के बारे में स्टडी करना। ओके, सो कैलोरीमेट्री में हम लोग क्या सीखते हैं कि जैसे आप लोगों के पास कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। आपके पास एक कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर मतलब जो हीट को मेजर करने के लिए यूज होता है। आपके पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी है और साथ ही में आपके पास वाटर भी है। आपने सबको एक साथ डाल दिया और वाटर का टेम्परेचर कुछ था, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कुछ था, और स्टोन या फिर जो भी चीज़ आप लोग डाल रहे हो उसका टेम्परेचर कुछ था। तो उसको डालने के बाद कंटेनर में क्या चेंज आएगा, लास्ट में फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा वाटर का, बाकी सबका क्या हो जाएगा, इसी की डीप में हम लोग स्टडी करते हैं कैलोरीमेट्री में। तो पहले मैं जनरल केस डिराइव कर देता हूँ जो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में बोला गया है, लेट से हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मतलब ये कंटेनर एकदम पैक्ड है, यहाँ पे हीट का लॉस एकदम पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ऐसा ओरिजिनल में रियलिटी में बहुत मुश्किल से होता है, जाने दो। सो ये एकदम पैक्ड कंटेनर है और यहाँ पे लॉस ऑफ हीट इज नॉट पॉसिबल।
ठीक, अब देखो सपोज यहाँ पे ऑलरेडी वाटर था, ठीक है, और ये ऊपर से पैक्ड है, लेट से पैक्ड रहेगा तभी तो हीट का कोई लॉस नहीं होगा। इसमें मैंने एक स्टोन डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक कैलोरीमीटर था। तो हम लोग मान लेते हैं स्टोन का जो मास था वो था m1, जो टेम्परेचर था वो था T1, स्टोन का जो मास था वो था m1, जो टेम्परेचर था वो था T1, और उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी वो थी S1, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी क्या थी, S1। ओके, यहाँ पे जो वाटर है, पानी जो यहाँ पे भरा हुआ है, उसका लेट से हम लोग मान लेते हैं मास है m2, मास, टेम्प और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, S2, टेम्परेचर है T2, मास है m2, और यहाँ पे जो हमने स्टोन इमर्स किया है, स्टोन जो हमने इसमें डाला है, लेट से उसका मास है m3, टेम्परेचर है T3 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S3। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट फिर भी जरूरी है कंसेप्ट को समझने के लिए। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमसे ये कहता है कि हीट लॉस्ट बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमसे क्या कहता है, हीट लॉस्ट बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सो सॉरी, हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हुए, लेट से एक हमारे पास यहाँ पे ऐसा बॉल है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री और एक ऐसा है जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री, तो ये क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू दिस। अब ये हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है। आपको मैं बोल दूं मुंबई में काफ़ी ठंड है तो मुंबई के हिसाब से है, बट गाँव में तो इससे ज़्यादा है, राइट। तो ये एक रिलेटिव चीज़ है, आप लोग दूसरे से कंपेयर करके इसको बोलते हो, नॉर्मली नहीं बोल सकते कि यहाँ पे बहुत ठंडी है। अब अगर आप कहीं ऐसी जगह से कश्मीर से सपोज कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है फिर, राइट। तो इसका टेम्परेचर 20 है, इसका 10 है, तो ये हॉट ऑब्जेक्ट, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करेगा, अपना हीट जो है वो धीरे धीरे इसको देगा। और हम मान लेते हैं आजू बाजू सराउंडिंग एकदम पैक्ड है और आजू बाजू कहीं भी हीट नहीं जा सकती, तो ये अपना हीट सिर्फ इसको देगा, तो जो हीट ये लॉस्ट करेगा वो हीट ये गेन करेगा। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, ठीक है। सो फाइनल टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे, मतलब इस पूरे स्टोन का मैं लिख चुका था ना, ओके सॉरी गाइस, यहाँ पे कैलोरीमीटर आएगा, एक्चुअली मैं स्टोन लिख चुका था वही मैं सोचूं, ठीक है। सो हमने यहाँ पे स्टोन इमर्स किया है और यहाँ पे वाटर और कैलोरीमीटर ऑलरेडी थे, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे स्टोन अपना हीट लॉस करेगा और कैलोरीमीटर और वाटर हीट गेन करेंगे, और फाइनली लेट से टेम्परेचर आ गया T। फाइनल टेम्परेचर जो इस पूरे कंटेनर का है वो आ गया T, ठीक है। सो देखते हैं, समझते हैं क्या कहना चाहता हूं मैं। हीट लॉस्ट बाय स्टोन इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर, ठीक। सो हीट लॉस्ट बाय स्टोन कितना होगा, m1 S1 डेल्टा T, ये क्या होगा m2, वाटर क्या है m2, सो m2 S2 डेल्टा T, ये कैलोरीमीटर क्या है m3 S3 डेल्टा T, ठीक है। सो अब मुझे डेल्टा T के बारे में थोड़ा सा सोच विचार करना है बस, और कुछ नहीं। सो डेल्टा T स्टोन के लिए क्या होगा, स्टोन का पहले टेम्परेचर था T1 और अभी यहाँ पे आने के बाद सबका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। जब तक टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा तब तक हीट का ट्रांसफर चलते रहेगा, स्टोन वाटर को देगा, वाटर कैलोरीमीटर को देगा, कैलोरीमीटर वाटर को देगा, वाटर स्टोन को, ऐसा चलता रहेगा। कब तक, जब तक कांस्टेंट ना हो जाए। तो कांस्टेंट हो गया टेम्परेचर बना T, पर स्टोन का टेम्परेचर पहले कितना था T1, तो ये आ जाएगा m1 S1 T माइनस T1। वाटर के साथ क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर पहले था T2 बट अभी सबका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, अभी इसका भी टेम्परेचर हो गया होगा T, तो वाटर ने टेम्परेचर को गेन किया है, मतलब इसका फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो पहले से ज़्यादा होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, m2 S2 T माइनस T2। पहले टेम्परेचर T2 था, अभी कितना हो गया, अभी T हो गया, तो अभी का टेम्परेचर इसका पहले से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे भी एक मिस्टेक हुई है, T1 माइनस T कर देंगे इसको हम लोग फिर, क्यों, क्योंकि स्टोन ने अपना हीट लॉस किया है, पहले उसका टेम्परेचर T1 था, अभी कम हो गया होगा, लॉस किया ना, तो अभी उसका T हो गया, तो T1 माइनस T लिखेंगे इसको, एक्चुअल में ज़्यादा माइनस थोड़ा करते ना, सो T1 माइनस T, ओके। इसके लिए क्या होगा, देखो m3
S3। कैलोरीमीटर का पहले टेम्परेचर S3 था, उसने स्टोन से कुछ ना कुछ टेम्परेचर गेन किया होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया होगा। तो अभी अगर उसका टेम्परेचर T है, पहले कम था, तो इसका भी आएगा T माइनस T3। अब इस एक्सप्रेशन को चाहो तो आगे डिराइव कर सकते हो, ऐसे फालतू काम है, ये जाने दो। आगे मान लिया कि मास तीनों का सेम है, T भी सेम था, ओपन कर दिया, डिराइव किया, ये सब नहीं, बस हमें प्रिंसिपल समझना था कैलोरीमेट्री का, कि प्रिंसिपल क्या है, जितना हॉट ऑब्जेक्ट हीट लॉस करेगा उतना एक कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट गेन करेगा। पहले स्टोन हमारा यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट है, कैलोरीमीटर और वाटर रखे हुए थे पहले से, तो स्टोन का अगर मास m1 था, टेम्परेचर T1 था और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1 थी, और वाटर का मास m2 था, टेम्परेचर T2 था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S2 थी, और कैलोरीमीटर का m3 T3 और S3 था। तो हीट लॉस्ट बाय स्टोन क्या होगा, m1 S1 डेल्टा T। अब स्टोन के लिए चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, उसका फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा T। पहले T1 था, वो पहले ज्यादा गर्म था, अभी वो ठंडा हो गया, तो पहले का टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था एज कम्पेयर टू अब वाला, तो T1 माइनस T लिखा इसे मैंने, पहले T माइनस T1 लिखा था बट वो गलत था, T1 माइनस T आएगा, राइट। और वाटर के लिए उल्टा हो जाएगा, कैलोरीमीटर के लिए उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने हीट गेन किया, तो अभी का टेम्परेचर इनका ज्यादा होगा, मतलब इनके लिए T ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू T2 एंड T3, तो इसीलिए ऐसा लिखा है। समझ में आया कैलोरीमीटर कंसेप्ट, समझ में आया कैसे डिराइव करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछेगा कि आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर वाटर का टेम्परेचर कम हुआ, फिर वाटर का टेम्परेचर कम होकर वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो बताओ पूरे प्रोसेस में कितनी हीट लॉस हुई। ऐसे भारी भारी क्वेश्चंस आएंगे। चलो शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन सब देखते हैं, न्यूमेरिकल्स आपके टेक्स्ट बुक में जो भी दिए हुए हैं, मजेदार। जैसे यहाँ पे बोला है विच विल रिक्वायर मोर एनर्जी हीटिंग अ 2 kg ब्लॉक ऑफ लीड और बाय 30 केल्विन और हीटिंग अ 4 kg ब्लॉक ऑफ कॉपर बाय 5 केल्विन। मतलब यहाँ पे आप लोगों को एक तरफ दिया हुआ है लीड और एक तरफ दिया हुआ है कॉपर। अब इसका मास आपको दिया हुआ है 2 kg और चेंज इन टेम्परेचर आपको सीधा दे दिया है 30 केल्विन। इसका मास आपको दिया हुआ है 4 kg, नहीं इसका मास भी दिया है, हाँ 4 kg, बट इसका चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया है बस 5 केल्विन। ठीक, आपको बोला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लीड इज 128 और इसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दिया हुआ है 387। तो बोला है किसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, तो हमें क्या करना है, हमें क्यों निकालना है, इसके लिए भी, फिर जिसका ज़्यादा होगा लिख देंगे कि इसका ज़्यादा है भाई। सो Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, क्या करवा रहे हो यार, 2 इंटू 128 इंटू 30, 32 जा होता है 60, 60 को 128 से मत मल्टीप्लाई करो, रुको। इसका देखो Q इज इक्वल्स टू आएगा एम एस डेल्टा टी, ये आ जाएगा देखो 4 इंटू 5 इंटू 387, 387 एस की वैल्यू 5 डेल्टा टी की और एम की वैल्यू 4, 4 पंजे 20, तो 20 इंटू 387। बताओ 60 इंटू 128 बड़ा है या 20 इंटू 387? ऑब्वियसली 20 इंटू 387 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ये 600 के करीब आ रहा है और ये भी 600 के ही करीब आएगा, बट टेक्स्ट बुक में कॉपर दिया तो कॉपर का ही ज़्यादा आएगा, टेंशन मत लो। सो देयरफॉर कॉपर विल रिक्वायर मोर एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.26 इंटू 10⁶ जूल। इफ 5 gram water is to be heated and converted into steam, then find how much energy will be required. I know my English is very good. Calculate the energy needed to change the 5 gram water into vapor. Okay, so Q is equals to ml, खत्म। अब इसमें 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम का पूछा हुआ है, तो लीजेंड लोग सोचेंगे कि यार डेल्टा टी 100 दिया हुआ है तो MC डेल्टा टी लगा देते, बोलेंगे यार C तो दिया ही नहीं है, L दिया है। तो ऐसा नहीं सोचने का, वो 100 डिग्री जानबूझ के बोला है, मतलब वो कहना चाहता है कि जस्ट वाटर से स्टीम बनाए, स्टीम का टेम्परेचर नहीं बढ़ाए और कुछ नहीं। सो मास कितना है 5 ग्राम, चेंज कर दो इसको किलोग्राम में, तो 10⁻³ या फिर 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम। ठीक है, 2.26 इंटू 10⁻6, अब ये 10⁻3 10⁻6 हो जाएगा 10⁻3 और 22 पच्चे होता है 110, तो 11 इंटू 10⁻3 के आसपास इसका आंसर आएगा। 11.3 दिया हुआ है, आई डोंट नो, आप सॉल्व कर लेना। चलो आगे बढ़ते, कुछ नहीं था यार इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं और बाकी सारे न्यूमेरिकल्स आते रहेंगे। मतलब अब देखो न्यूमेरिकल्स आप खुद से ट्राई करो ना तो खुद से भी हो जाएंगे, बट मैं करा देता हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आप बोर्ड को तो पढ़ाते ही नहीं हो। बोर्ड ही पढ़ाता हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोर्ड ही पढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मेटल इफ 50 कैलोरी ऑफ हीट इज नीडेड टू रेज 6 kg ऑफ मेटल। ठीक, मतलब यहाँ पे मास दिया हुआ है 6 kg और अब की बार आप लोगों को जो हीट दी हुई है वो दी हुई है 50 कैलोरी। क्वेश्चन में बोला है कि अगर 50 कैलोरी हीट लगती है, मतलब क्यों आपको 50 कैलोरी दिया हुआ है, टू रेज द टेम्परेचर इज नीडेड टू रेज 6 kg ऑफ द मेटल फ्रॉम, मास दिया हुआ है 6 kg फ्रॉम 20 डिग्री
टू 62 डिग्री, मतलब डेल्टा टी आपको दिया हुआ है 62 मिनस 20 मतलब 42, ठीक है। सो आपको पूछा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी उसकी, तो यार मतलब अब नो वर्ड्स। एम एस डेल्टा टी, क्यू कितना है 50 कैलोरी। सो टेक्स्ट बुक में आंसर कैलोरी में ही दे दिया हुआ है, तो हम लोग जूल में नहीं चेंज करेंगे। तो एस इज इक्वल्स टू आ जाएगा 50/6 इंटू 42, 42 5 जो होता है 210। चलो यहीं पे कैंसिलेशन कर दो, 2 3 जा 225 जा। अब ये नियरली 3 इंटू 8 जा जाएगा 8 पॉइंट समथिंग। अब ये नियरली कुछ लास्ट में 1/5 आएगा नियरली, तो ये 0.2 आएगा। आंसर आपका 0.198 है। अब आप लोग प्रॉपर लॉग से कैलकुलेशन करना, कैसे करोगे, एस इज इक्वल्स टू 50/6 इंटू 42 है, एंटी लॉग और लॉग ले लोगे, ठीक है। सो लॉग 52 माइनस लॉग 6 प्लस लॉग 42, फिर उसके बाद आप लोग अंदर पूरा रिजॉल्व करोगे, फिर एंटी लॉग ले लोगे उसका, तो आपको आंसर आ जाएगा। खैर इससे बेटर है कि आप लोग नॉर्मली यहाँ पे 1/5 आ रहा है नियरली, तो 0.2 और आंसर 0.198 ही है, और 0.198 इज क्लोज टू 0.2। तो ये फालतू क्वेश्चंस थे मतलब पास होने के लिए अच्छे क्वेश्चन है कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आते ही 11th में तब तो मज़ा ही मज़ा है, ठीक है। तो अब हम लोग ये सारे क्वेश्चन से हट के चलते हैं थोड़ा ओपी लेवल पे और प्रैक्टिस करते थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस। चलिए, सो आपकी टेक्स्ट बुक में कैलोरीमीटर के ऊपर अच्छे क्वेश्चंस थे, बट हमने सोचा अगर सेम क्वेश्चन जेई में भी हैं तो टेक्स्ट बुक का क्यों करना है, तो जेई के क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, टेक्स्ट बुक वाले आप कर लेना, ठीक। फ़ायदा मेरा होगा क्योंकि आप टेक्स्ट बुक का कर लोगे, मैं जेई का कर लूँगा आप दोनों कर रहे हो ना। सो अ कैलोरीमीटर 20 ग्राम, एक कैलोरीमीटर है जिसका वेट 20 ग्राम है, उसमें 180 ग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर अभी 25 डिग्री है, मतलब कैलोरीमीटर और वाटर का दोनों का टेम्परेचर अभी 25 डिग्री है। अब क्या किया गया, m ग्राम स्टीम लाई गई, m ग्राम ऑफ स्टीम, 100 डिग्री सेल्सियस की m ग्राम स्टीम लाई गई और उसमें डाल दी गई। तो अब क्या होगा, उसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मतलब स्टीम का जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो तब तक उसको मिलाया गया जब तक पूरे मिक्सचर का, मतलब पूरा जो वाटर, कैलोरीमीटर और स्टीम का जो मिक्सचर है वो 31 डिग्री सेल्सियस ना बन जाए। तो कितना ग्राम स्टीम डाला गया था वही क्वेश्चन है। तो हमेशा कैलोरीमीटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक तरीका होता है। क्या तरीका है, आप पूरा मैप बनाओ कि क्या हुआ होगा शुरू से। देखो सबसे पहले स्टीम थी 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसका स्टेज चेंज हुआ होगा वाटर में, ठीक, और फिर टेम्परेचर कितना हुआ होगा 31 डिग्री सेल्सियस। इसने क्या किया, इसने वाटर प्लस कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर था उसको 31 तक लेकर गया, 31 तक लेकर गया 25 से, मतलब टेम्परेचर पहले कितना था वाटर और कैलोरीमीटर का 25 था, ये कहाँ तक लेकर गया 31 तक लेकर गया। तो ऐसा पूरा पहले मैप बना लेने का। तो इसमें अब समझते हुआ क्या क्या, सबसे पहले स्टीम वाटर में कन्वर्ट हुई, तो सबसे पहले लगा यहाँ पे लेटेंट हीट, फिर स्टीम का टेम्परेचर कम हुआ तो अब यहाँ पे लगा MC डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बस वाटर और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर बढ़ा है, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ हुआ है MC डेल्टा टी दोनों के लिए। तो केस समझ में आया। हमेशा 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 कैलोरीमीटर का जब भी क्वेश्चन आए तो पहले मैप बनाओ कि यार पहले स्टीम थी, वाटर बनी, फिर वाटर बनने के बाद उसका टेम्परेचर घटा 100 से 31 तक गया, और फिर उसके बाद जो कैलोरीमीटर और वाटर थे उनका टेम्परेचर 31 से 25 तक गया, मतलब 25 से 31 तक गया, 25 से 31 तक गया। अब प्रिंसिपल क्या कहता है, हीट लॉस्ट बाय स्टीम इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर एंड वाटर, कैलोरीमीटर प्लस वाटर। सो हीट कितना इसने लॉस किया, ml प्लस MC डेल्टा टी, और इसने MC डेल्टा टी प्लस MC डेल्टा टी, साइंस लिख दो सबके लिए। ये है कैलोरीमीटर के लिए, ये वाटर के लिए, वाटर के लिए कैलोरीमीटर, ओके। सो कैलोरीमीटर में भी वाटर ही है तो सेम टू सेम रहेगा उसका भी, ठीक है। और ये है स्टीम मास का, और ये भी है मास स्टीम का, ओके। L कितना है स्टीम का 540, C कितना है वाटर का 1। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया स्टीम में टेम्परेचर में चेंज आया 100 से 31, मतलब 69 का, ठीक है। अब ये कैलोरीमीटर का मास 20, कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1, अरे कैलोरीमीटर वाटर, ठीक है। और चेंज टेम्परेचर में कितना आया 25 से 31, मतलब 6 का चेंज आया, प्लस वाटर का मास कितना है 180, CW 1, डेल्टा टी 6 का, 25 से 31 गए तो 6 का चेंज आया ना, तो ये हो गया MS, ये कितना हो जाएगा, ऐड करो 609 इज इक्वल्स टू 20 छक्का 120, ठीक है। 186 या कितना हो जाएगा, ठीक है 1080,
सो ये आ गया देखो 1200 और ये आ गया ms इंटू 609। तो ms की वैल्यू देखो नियरली आ रही है 1200 अपॉन 609, मतलब ये नियरली आएगा 2। सो ऑप्शन ए। सो कैलोरीमीटर का कभी भी क्वेश्चन आए तो शांत रहो, पूरा प्लान करो और प्लान करके सीधा सीधा वैल्यूज डालो, आंसर देखो इजीली आता है। अब इससे आसान क्वेश्चन यार जेई 2020 में और क्या चाहिए तुम्हें, नीट में तो इससे इजी आता है, बात ही मत करो। चलो आगे बढ़ते और क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन 2020 का है, एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं पूरा का पूरा कंसेप्ट है। कंसेप्ट डालो, कंसेप्ट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर या फिर ठीक है कैलोरीमेट्री ऑफ मिक्सचर्स, ऐसा हेडिंग डालो। और ये कंसेप्ट क्वेश्चन से ही सीखा जा सकता है, सो इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया है 2020 का ही। देखो ये कंसेप्ट क्या कहता है, जैसे आप लोगों के पास 200 ग्राम पानी है और 100 ग्राम बर्फ है। क्वेश्चन वही है, 100 ग्राम बर्फ आपने डाल दिया 200 ग्राम पानी में, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि या तो पानी पूरा बर्फ को पानी बना दे, या दूसरी पॉसिबिलिटी बर्फ पानी को बर्फ बना दे। यहाँ पे क्या हो रहा है देखते, यहाँ पे पानी जो है वो बर्फ बना रहा है, मतलब पानी जो है वो बर्फ को पानी बना रहा है। बट दिक्कत क्या है कि पानी बर्फ को बनाते बनाते खुद बर्फ बन गया, तो पूरा बर्फ नहीं बना पाया, कुछ ना कुछ अमाउंट रह गया। यही हमारा कंसेप्ट है कि कितना अमाउंट रह गया। जैसे मैं आपके पास लेकर आऊँ 10 ग्राम आइस, ठीक है, और उसको मैं डाल दूँ 10 ग्राम पानी में, तो 10 ग्राम आइस जब 10 ग्राम पानी में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है पानी उसको पानी बनाना चाहेगा और बर्फ उसको बर्फ बनाना चाहेगा। तो फाइनली होगा क्या, फाइनली ये होगा कि या तो बर्फ उसको बर्फ बना दे या फिर पानी उसको पानी बना दे। बट ये पूरा तो हो नहीं पाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट रह जाएगा। तो कितना अमाउंट रह जाएगा वही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में पूरा पढ़ता हूँ, देखो 100 ग्राम ऑफ आइस इज टू बी प्लेस्ड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेस 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाए तब तक कितना आइस मेल्ट हो चुका होगा। अब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रीच कर रहे हो तो बात अलग है कि समय के साथ साथ पूरा ही पानी बन जाएगा, बट कंडीशन क्या है कि पानी का टेम्परेचर जब तक 0 डिग्री सेल्सियस रीच करता है तब तक। तो कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सेपरेटली निकालते हैं, आइस का अलग और वाटर का अलग, फिर दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कितना हीट इसने लॉस किया था और कितना हीट इसके पास रह गया गेन करने के लिए, फिर जो हीट बचता है उससे हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे कि आइस ने अपना कितना हीट लॉस किया, सॉरी वाटर ने अपना कितना हीट लॉस किया, क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट कौन है, वाटर, आइस तो कोल्ड ऑब्जेक्ट है ना। सो हीट लॉस्ट बाय वाटर, वाटर ने कितना हीट लॉस किया वो पता करते हैं, फॉर्मूला आएगा mc डेल्टा टी। टेम्परेचर कितना था यहाँ पे, टेम्परेचर वाटर का लास्ट में 25 अभी 25 डिग्री है और लास्ट में 0 डिग्री हो गया, ऐसा ही हुआ ना, 25 डिग्री है और लास्ट में 0 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में लास्ट में लिखा था कि टेम्परेचर ऑफ वाटर एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीचेस क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो m कितना है भाई 200 डिग्री 200 ग्राम, ओके 0.2। c कितना है 4200, ओके। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है 25 दूना 50 होता है, पर ये 0.2 है तो 25 दूना 5 होगा और ये 4200। सो फाइनल आंसर आएगा 21000 जूल, 40 5 या 210 और 2 0। तो इतना हीट लॉस करेगा वाटर। अब देखते हैं आइस कितना हीट गेन कर पाएगा। तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑल द आइस, पूरी बर्फ को पिघलाने के लिए कितना हीट लगेगा। सो आइस को पूरा मेल्ट करने के लिए हीट कितनी लगेगी, m इंटू एल, mc डेल्टा टी लगेगा क्या, नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमें आइस को वाटर बनाना है, ना कि हमें आइस को वाटर बना के उसका टेम्परेचर भी घटाना है, ऐसा नहीं करना है। सो मान लेते कि यार x ग्राम आइस को मेल्ट कर दिया और l की वैल्यू यहाँ पे 3.4 इंटू 10⁵। अब प्रिंसिपल लगा दो, कौन सा प्रिंसिपल, हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन। सो हीट कितना लॉस किया भाई 2100, कितना गेन किया 3.4 इंटू 10⁵ इंटू mx, x क्या है, mx वो अमाउंट है बर्फ का जो कि मेल्ट होगा, mx। सो mx की वैल्यू यहाँ से साफ साफ दिख रही है, आ रही है 2,10,000 नहीं 21,000 अपॉन 3.4 इंटू 10⁵। अब क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और क्या। सो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लो। सो mx की वैल्यू आ जाएगी, किधर जाऊँ, इधर आता हूँ, mx की वैल्यू आ जाएगी 21 इंटू 10⁴ और नीचे आ जाएगा 34 इंटू 10⁶। अब ये ऊपर जाके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 21 अपॉन 34 इंटू 10⁻² और ये सब kg में दिया हुआ था, तो हमारा आंसर फाइनल ग्राम में आना चाहिए। तो ऊपर नीचे हम लोग फिर से क्या करते हैं,
1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ग्राम में चाहिए ना, तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये केजी में है, केजी को ग्राम में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 मतलब 10⁻3, तो 10⁻3 10⁻2 10 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 210/34। अब कैंसिल कर दो 210 को 34 से, बहुत हो गया। सब जगह देखो 6 है तो 6 से जाएगा, 34 6 जा 6 4 जा 24, 204 आया। अब यहाँ पे 6 बचा, 6.0 उतारा, ठीक है, और सोचते फिर क्या होगा, 0 उतारा, पॉइंट आया 1, 6.1 आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया ये कैसे हुआ। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने ये निकाल दिया कि भाई वाटर कितना हीट लॉस करेगा। वाटर ने लॉस किया 21,000 जूल। अब हमें पता करना था बर्फ कितनी पिघलेगी, तो कितनी हीट की जरूरत है उसको, वो है ml, मास इंटू दिस। अब हमें यही मास तो पता करना है जो इतनी हीट से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे अगर हम रख देते 100 ग्राम, कहाँ गया 100 ग्राम, नहीं बोला है क्या क्वेश्चन में, नहीं बोला है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम वो वैल्यू रख देते जो क्वेश्चन में बोलता कि चलो इतनी बर्फ हमें मेल्ट करनी है, वो वैल्यू रख देते तो ये दोनों बराबर थोड़ी होते। जितना हीट ये लॉस करेगा उतना ही तो वो गेन कर पाएगा, तो ये जितना लॉस करेगा उतना वो गेन करेगा, तो लॉस्ट बाय दिस इज इक्वल टू गेन्ड बाय दिस। अब ये जितना गेन कर पाएगा वो डिपेंड करेगा मास पे, तो जितना गेन करेगा उतना मास मेल्ट होगा, तो मास इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। आंसर आ गया, फिर कैंसिलेशन करके 6.61 ग्राम। ठीक है, बाकी कन्वर्जन में यहाँ पे कुछ हुआ रहेगा, देख लेना आप लोग, संभाल लेना, ठीक है, मेरे ऊपर मत बोलो कुछ। अब 21 इंटू 10⁻3 था, 10⁻4 हुआ, 10⁻6 हुआ, ऐसा ही कुछ हुआ है झोल, ठीक है, देख लेना कुछ हुआ होगा यहाँ पे कैंसिलेशन वगैरह में, इसलिए 6.1 आ रहा है, 61 आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे भी, कि बर्फ है जिसका मास m1 है और टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.5 है, m2 ग्राम वाटर में डाल दिया गया उसको जिसका मास m2 है और टेम्परेचर 50 है, तो फाइनली नो आइस इज लेफ्ट एंड द वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फाइनली पूरी बर्फ पिघल गई, पूरी बर्फ पिघल गई तो अब वाटर ही वाटर है, तो लेटेंट हीट आपको आइस का पता करना है। पूरी बर्फ पिघल गई, ये देखे काम आसान कर दिया, वरना हमें दो कंडीशन फिर लगानी पड़ती, में भी आंसर आता भी या नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जानबूझ के मासेस को नहीं दिया है क्योंकि हमें लेटेंट हीट ऑफ आइस मालूम है 540, मुझे भी नहीं पता, ठीक है, वाटर का जो होता है वही इसका, सो 540 या फिर 80 होता है आई थिंक, तो जो भी होता है हम लोग वैल्यू को पुट करते और चेक कर लेते कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे 80 को सेटिस्फाई कर रहा है। एक भी मास अगर कम गायब करता तो यहाँ पे दोनों गायब कर दिया, बहुत चला के। ठीक है, सो 2019 का ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस, हीट लॉस्ट बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय आइस, सेम टू सेम कंसेप्ट लगाओ सीधा सीधा, और कुछ तो करना नहीं है इसमें। ठीक है, समझ रहे हो ना ये चीज, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे सब कुछ आ जाएगा, टेंशन मत लो। हीट लॉस्ट बाय वाटर कितना हीट लॉस करेगा, mc डेल्टा टी। आइस कितना वाटर गेन करेगा, कितना हीट गेन करेगा, सबसे पहले उसका स्टेट चेंज होगा, आइस से वाटर बनेगा क्योंकि बोले फाइनली नो आइस लेफ्ट, और फिर उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेफ्ट एंड द वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। -10 से आया था, -10 से पहले वो 0 तक गया होगा, -10 से वो पहले 0 तक गया होगा, फिर उसके बाद उसका स्टेट चेंज हुआ होगा, तो स्टेट ml, समझ रहे हो ना यार, आइस थी -10 पे और फिर वो वाटर बनी होगी, राइट। तो आइस से वाटर बनते समय सबसे पहले आइस का टेम्परेचर -10 से 0 आया होगा, -10 से 0 आते समय लगा होगा mc डेल्टा टी, और फिर आइस से वाटर बना होगा तो उसमें लगा होगा ml, समझे। अब मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, m2, c कितना वाटर का 0.5, सही में, यस, आइस का जो है वही वाटर का है। डेल्टा टी कितना वाटर का, 50 से 0 पे आया, मतलब ये है 50, ये है m1, L1 कितना है वही तो पता करना है, m1, c कितना है यहाँ पे, c 0.5, और डेल्टा टी कितना होगा, -10 से 0 मतलब 10 होगा, समझे ना यार, मतलब बर्फ -10 पे थी, सबसे पहले वो 0 पे आई, फिर 0 पे आके उसका स्टेट चेंज हुआ और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रह गई। तो सबसे इसको पहले उल्टा लिखना चाहिए, एक्चुअली मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए, सबसे पहले इसका टेम्परेचर बढ़ा -10 से 0 तक और फिर स्टेट चेंज हुआ, सो m1 c 0.5 है, t डेल्टा t 10 है, और ये m1 और ये l, तो ये आ जाएगा m2 इंटू 250 मतलब 25, और ये आ जाएगा m1 इंटू 5 प्लस m1 l, l हमें चाहिए तो इसको यहाँ भेज दो, सो 25 m2 माइनस 5 m1 इज इक्वल्स टू l m1, अब m1 को नीचे भेज दो, सो l की वैल्यू आ जाएगी, l की वैल्यू आ जाएगी 25 m2 बाय m1 माइनस 5। ऐसा कोई ऑप्शन है, ओह नो, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी, यहाँ पे वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 दी हुई थी, ठीक है, सो ये एक्चुअली 50 आएगा,
वही मैं सोचूं क्या दिक्कत हो रही है, तो ये 50 आएगा। ठीक है, सो एल की वैल्यू आ जाएगी 50 m2/m1 माइनस 5। सो क्वेश्चन में वाटर का जो एस था वो 1 दिया हुआ था, मैंने लिखा नहीं, सो सॉरी फॉर दैट, गलतियां कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सही से लिखने में लास्ट टाइम। ठीक, अब ध्यान से लिखूंगा। चलो छाप लो इसको। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जो कि मैंने एक जनरल केस अभी आपको बना के दिया था। इसमें एक अननोन मेटल है जिसका मास 192 ग्राम है, 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म किया गया और उसको फिर कैलोरीमीटर में डाल दिया गया। ठीक है, कैलोरीमीटर का मास 128 था और जिसमें 240 ग्राम वाटर था या 8.4 डिग्री सेल्सियस पे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करो अननोन मेटल की अगर टेम्परेचर स्टेबलाइज हो जाता है 21.5 पे, मतलब फाइनल टेम्परेचर ये हो जाता है। तो जो जनरल केस मैंने डिराइव किया था, अगर वो आपको याद हो तो यहाँ पे काम थोड़ा आसान होगा। और यहाँ पे वाटर या कैलोरीमीटर की कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सो इतना ही क्वेश्चन है। सो इसी से आंसर आ जाएगा। 2019 का ये क्वेश्चन है, सीरीज चल रही है PYQs की और कुछ नहीं। कितने इजी आते हैं आप देख लो यार, क्या ही बोलो, छोड़ो। अननोन मेटल ऑफ मास 192 ग्राम इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस। कहानी समझते हैं। सबसे पहले एक मेटल था, मेटल को हीट किया गया। ठीक है, मेटल बना दिया गया हीट करके, और फिर इसके बाद इसको डाला गया कैलोरीमीटर और वाटर में, जहाँ पे कैलोरीमीटर का मास था 128, इसका था 240 और इनका टेम्परेचर 8.4 से बना दिया 21.5। इससे टेम्परेचर इतना इनका बढ़ा दिया गया। ठीक है, और मेटल की जो मास था वो था 192 ग्राम और इसका चेंज इन टेम्परेचर आया 100। सो हमें पता करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अननोन मेटल का अगर ये टेम्परेचर को 21.5 तक लेकर जाता है तो क्या फॉर्मूला होगा हीट लॉस्ट बाय अननोन मेटल इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर प्लस वाटर। सो कितना हीट लॉस करेगा वो mc डेल्टा टी, और इन लोग कितना हीट गेन करेंगे mc डेल्टा टी प्लस mc डेल्टा टी। सो वाटर के लिए, कैलोरीमीटर के लिए और ये अननोन मेटल के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे कैलोरीमीटर और वाटर का आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, तो बेटर होगा आप लोग याद रखो। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज 394 एंड फॉर वाटर इट इज 42,000 जूल, सॉरी 4200 एक्चुअली 4186 होता है बट हम लोग इसको 4200 लिख लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। मास ऑफ अननोन मेटल इज 192 ग्राम, यही हमें CM पता करना है। डेल्टा टी कितना आएगा, 100 डिग्री पे डाला गया और फाइनली वो 21.5 के आ गया, तो 100 माइनस 21.5। मास ऑफ कैलोरीमीटर इज 128, C ऑफ C इज 394 और डेल्टा टी कितना आएगा 21.5 में से 8.4 माइनस करो 12.1, ये 12.1 आएगा प्लस इसका मास। एक काम करते हैं, डेल्टा टी देखो दोनों के लिए कॉमन है, डेल्टा टी दोनों के लिए कॉमन है तो कॉमन ले लो। मास ऑफ वाटर इज 240 एंड CW इज 4200। ठीक है, अब हमने देखो 4200 जो रखा है ये जूल पर केजी के हिसाब से रखा है। ठीक है, सो बेटर होगा हम लोग इसको ग्राम को केजी में ही कन्वर्ट कर दें। सो कर देते हैं डिवाइडेड बाय 1000। ओके, सो 192 को भी डिवाइडेड बाय 1000, सी आ जाएगा 0.192 इंटू CM इंटू ये आ जाएगा देखो 78.5 और ये आ जाएगा 0.128 इंटू 394 प्लस 0.240, ये देखो 0.00000 यहीं से कैंसिल हो गया ये भी, तो 24 इंटू 42 बचा फाइनली और बाहर है। चेंज इन टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 12.1। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो आई थिंक। ठीक है, सो आप लोग इसको अब सॉल्व कर लेना। सो लास्ट में आंसर आएगा 916, कुछ 920 के आसपास आएगा। सो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक और चीज़ 21.5 माइनस 8.4 1 21 में से हट गया, ये 13.1 आता है, यही मैं थोड़ा सा सोच रहा था। सो 13.1 आएगा ये। ठीक है, अब आप लोग कैलकुलेशन वगैरह समझ सकते हो। सो अनमेल्ट आइस वाला एक और कंसेप्ट आया यहाँ पे, एक और क्वेश्चन आया सेम 2019 का, तो कई सारे पेपर्स होते रहते हैं ना। सो देखो सबसे पहली बात आप लोगों को वो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आइस उतना ही मेल्ट होगा जितना हीट वाटर लूज करेगा। अगर वाटर 21,000 जूल हीट लूज करता है तो उन 21,000 जूल में सारे आइस तो मेल्ट होंगे नहीं, तो कुछ ही आइस उसमें मेल्ट होंगे, तो कुछ रह जाएंगे। तो हम लोग दोनों को इक्वल करके कंपेयर करते हैं। वो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए तो उसको कई बार देख लो, बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, वो पार्ट।
सो यहाँ पे बोला 50 ग्राम वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस का। अगर टेम्परेचर का मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो रीच कर जाता है 0 डिग्री सेल्सियस, कब? जब 20 डिग्री पे आइस ऐड की जाती है उस पर। -20 डिग्री पे आइस थी, 50 ग्राम वाटर में ऐड की गई, वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री था। ये पता चला कि आइस 20 ग्राम आइस रह गई, मतलब पूरी आइस मेल्ट ही नहीं हुई। जैसे एक ग्लास में आप आधा ग्लास पानी लो, बर्फ डाल दो, तो आप लोग देखोगे धीरे धीरे पूरा पानी गायब हो जाएगा और आइस मेल्ट ही नहीं होगी। ठीक है, वो बात अलग है, धीरे धीरे पूरा वाटर बन जाएगा, वो बात अलग है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते कि m मास आइस उसमें डाला गया था। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, m मास ऑफ आइस वाज एडेड। अब इसमें देखो मेल्ट कितना हुआ, अनमेल्ट कितना रह गया? अनमेल्ट रह गया 20 ग्राम। तो मेल्ट कितना हुआ होगा? मेल्ट हुआ होगा m-20। m-20 ग्राम आइस क्या हुआ होगा? मेल्ट हुआ होगा, राइट। ओके, सो ये हो गया मेल्टेड आइस का मास। अब फिर क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि अमाउंट ऑफ आइस एडेड टू वाटर, मतलब हमें इस m की वैल्यू को पता करना है, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री तक आया, तो कहानी समझते हैं। सबसे पहले हमने -20 डिग्री पे आइस लाई, इस आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री तक गया, फिर ये आइस बनी वाटर, -20 से 0 पे गया, फिर ये आइस बनी वाटर। तो यहाँ पे लगा mc डेल्टा t, यहाँ पे लगा ml, और ये जो वाटर थी, ये वाटर के साथ क्या हुआ? वाटर भी बनी आइस, मतलब वाटर का टेम्परेचर हुआ 0 डिग्री 40 से। ठीक है, सो कहानी तो समझ गई हमें। सो -20 से यहाँ गए, सो mc डेल्टा t प्लस ml इज इक्वल्स टू mc डेल्टा t। सो मास कितना है? मास है इसका m मास ऐड किया गया था ना। अब यहाँ पे टेम्परेचर घटा है, यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है कि कितना मेल्ट हुआ कितना नहीं हुआ, ये वो मास है जो टेम्परेचर घटा है जिस मास का, तो पूरे मास का टेम्परेचर घटा है, पर बर्फ सब नहीं बन पाए। c कितना है भाई आइस का? आइस का c है 22.1। डेल्टा t कितना होगा? -20 से 0 मतलब 20। अब ये m कौन सा है? ये मास है कितना आइस मेल्ट हो गया, तो मेल्ट कितना हुआ? m-20, सो m-20। l कितना है आइस का? 334। ठीक है, मास ऑफ वाटर कितना था? 50 ग्राम। ग्राम में ही रखो क्योंकि सब कुछ ग्राम में, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। c कितना है वाटर का? 4.2। डेल्टा t कितना हुआ वाटर का? 40 से 0 आया है तो 40। ठीक है, सो ये आ गया 2.1 इंटू 20 करोगे तो ये आ जाएगा 4.2 m, और ये आ जाएगा 334 m माइनस 334 2 जाएगा 668, तो 6680 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 4.2 क्या आएगा? उसको रहने दो क्योंकि यहाँ भी देखो 4.2 है। ठीक है, देखेंगे, कर देते यार, बताओ। वैल्यूज देखो दूर दूर है, तो 4.2 को 4 मान लो। ठीक है, इधर भी 4.2 को 4 मान लो। सो ये आ जाएगा देखो 54 या 200, 240 या 8000। ठीक है, अब इसको वहाँ भेज दो तो ये आ जाएगा 338 m इज इक्वल्स टू 8000 प्लस 6680 हो जाएगा 14680। 08614। ठीक है, सो अब मास कितना आ जाएगा? मास आ जाएगा 14680 अपॉन 340। फिर से मैंने अप्रॉक्सीमेशन कर लिया 338 का, 0 कैंसिल, 2 से काट दो, 2 7 जा और 2 17 जा। सो ये आया 3 जा, ये आया 4 जा। अब 734 को 17 से डिवाइड कर दो, नो मोर अप्रॉक्सीमेशन, वरना कुछ ज़्यादा ही आंसर गलत आ जाएगा। 17 4 जा 68, ये आया 54, 17 3 या 51। सो 43 आंसर आ रहा है, मतलब हमारा 40 ग्राम करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? कंसेप्ट समझा क्या? मेल्टिंग और नॉन मेल्टिंग का। जितना आइस उतना ही मेल्ट होगा जितना हीट वाटर लूज करेगा, दोनों को इक्वल करने का, सॉल्व करने का। और इसमें क्या किया हमने मान लिया m ग्राम मास आपने ऐड किया था, जिसमें से 20 ग्राम अनमेल्ट रह गया, तो कितना मेल्ट हुआ होगा? m-20। तो हमें ये वैल्यू मिल गई ml के लिए। बाकी टेम्परेचर तो सबका चेंज हुआ है, तो इसीलिए टेम्परेचर में हम m ही रखेंगे, यहाँ पे m-20 हम नहीं रखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू रखो, ये वैल्यू रखो, ये वैल्यू रखो और सॉल्व कर दो। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो फाइनल क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इसके बाद आप लोग टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर लेना, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक करा दूंगा अभी मैं टेक्स्ट बुक का भी। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ अ लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड अप टू अ 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी एट टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस। तो जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो बन जाता है 90 डिग्री। ठीक, हो क्या रहा है यहाँ पे देखो, लिक्विड ए है जिसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, लिक्विड ए जिसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 100 ग्राम उसका मास है, उसको ऐड किया जाता है एक लिक्विड बी में। सो टेम्परेचर जो है वो 100 से 75 चला जाता है, और साथ ही में अच्छा लिक्विड भी 75 डिग्री सेल्सियस पे था, तो लास्ट में जो इनका कंबाइंड टेम्परेचर है वो आ जाता है 90 डिग्री सेल्सियस।
तो अगर टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर पता करो अगर ये कंडीशन रही तो सबसे पहले हम केस 1 के लिए इक्वेशन लिखते हैं। केस 1 में क्या हुआ है, केस 1 में mc डेल्टा टी इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी हुआ है, राइट। मतलब इसका मास कितना था भाई 100, सी कितना लिक्विड है का नहीं दिया, जाने दो। डेल्टा टी सी ए, डेल्टा टी कितना हुआ है देखो 100 से 90 पे आया मतलब 10, इसका मास कितना है भाई 50, सी कितना है पता नहीं, जाने दो, सी ऑफ लिक्विड बी। डेल्टा टी कितना आया इसको देखो 75 से 90 मतलब 15, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 0 0 कैंसिल और ठीक है 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो सी ए बाय सी बी आ रहा है 3/4, राइट। अब दूसरा केस डिराइव करते हैं। दूसरे केस में टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर पूछ लिया है, मतलब इसमें फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया है। अगर लिक्विड ए को 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बी में 50 डिग्री, लिक्विड बी का अगर टेम्परेचर 50 डिग्री हो तब क्या होगा। तो केस 2 बनाते, देखो यहाँ पे क्या वही सेम mc डेल्टा टी इज इक्वल्स टू mc डेल्टा टी, बस क्या होगा यहाँ पे b, यहाँ पे b, यहाँ पे a, यहाँ पे a। सो मास ऑफ a कितना है आपकी बार 100 ग्राम, c कितना है पता नहीं, जाने दो। डेल्टा टी कितना है चेंज इन टेम्परेचर पता नहीं, बट 100 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ होगा। जैसे यहाँ पे 100 से 90 आया तो यहाँ पे ये 100 से कम हुआ होगा क्योंकि दूसरे का तो 50 है, तो ये हॉट ऑब्जेक्ट है ना, तो ये टेम्परेचर लूज करेगा, तो ये आएगा 100 माइनस टी, और यही टी हमें पता करना है। सो मास ऑफ लिक्विड बी कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, सो 50 इंटू सी बी हमें पता नहीं है। सो मास ऑफ बी कितना दिया है 50, सी ऑफ बी मान लेते इसको हमें पता नहीं है। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा 50 से ज़्यादा ही होगा, तो इसका मतलब टी माइनस 50, राइट। अब सी बी को इसके नीचे लेकर आओ, सी ए के नीचे ये इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, तो सी ए के नीचे सी बी लेकर आओ। सी ए देखो ऐसा दिखेगा, सी ए बाय सी बी इज इक्वल्स टू 50 इंटू टी माइनस 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 माइनस टी। सी ए बाय सी बी दिया है 3/4 और ये दिया है 1/2, और 1/2 1 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो टी माइनस 50 आ जाएगा। देखो ना यार, इधर 1 बचा मतलब टी माइनस 50 बचा, और नीचे 2 इंटू 100 माइनस टी बचा। सो ये आ जाएगा 200 माइनस 4t माइनस 200 इज इक्वल्स टू, अब ये देखो 3 2 जा 6 हो गया, तो 6 इंटू 100 माइनस टी। कैलकुलेशन कर लेना आप, समझ जाना वो, ठीक है। 4t माइनस 200 इज इक्वल्स टू 600 माइनस 60, 200 को वहाँ लेकर जाओ, 60 को यहाँ लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा 10t इज इक्वल्स टू 800, 0 0 कैंसिल, टी आ गया 80 डिग्री सेल्सियस। सो क्या करना था यहाँ पे, केस 1 के लिए इक्वेशन बना के सी ए बाय सी बी निकालना था, केस 2 में सी ए बाय सी बी डाल के आंसर निकालना था, खत्म, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर फाइनल कंसेप्ट सीखते हैं जिसमें 15 मिनट जाएगा। चलिए, सो ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का है। अब एक क्वेश्चन इसमें फालतू भी दिया था जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता करने बोली थी, तो इसमें सीधा सीधा उसने जो डिराइव किया था कैलोरीमीटर वाले जनरल केस से वही सीधा फॉर्मूला लगा के कर दिया। फालतू क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छा है, इसको करते हैं। 0.1 kg of ice at 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 0.2 kg of water at 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो कहानी समझते, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आइस को वाटर के साथ मिक्स किया गया, तो आइस सबसे पहले वाटर बना होगा, ठीक है, जिसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लगा होगा। फिर फाइनल टेम्परेचर जो था मिक्सचर का वो 7.8 डिग्री रहा, मतलब वाटर फिर धीरे धीरे अपना टेम्परेचर गेन किया और चेंज इन टेम्परेचर आया फाइनल टेम्परेचर आ गया 7.8 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। मतलब पहले आइस थी, आइस से वाटर बना तो ml लगेगा, फिर वाटर से वो वाटर थोड़ा सा हॉट हुआ 7.8 डिग्री सेल्सियस। वाटर के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, वाटर ही रह गया कैसे, 35 से 7.8 पे गया है वो, ठीक है। मास जो था वो था, छोड़ो उसको। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पता करना है आइस के लिए, तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी, इसके लिए इक्वेशन आएगी ml प्लस mc डेल्टा टी इज इक्वल्स टू दिस mc डेल्टा टी। तो मास कितना है आइस का, वो 0.1 kg, तो 0.1। L कितना आइस का, वही तो पता करना है। M कितना आइस का 0.1। C कितना आइस का 4186 ही रखा है इन्होंने, हैव टू चेक, यस उतना ही रखा है, एक्चुअली उतना ही रखते हैं बेसिकली सब लोग। डेल्टा टी क्या आएगा 0.1 माइनस 7.8 आएगा। आइस का टेम्परेचर 0 से 7.8 पे गया ना, डेल्टा टी फॉर आइस इज 7.8। और M कितना है वाटर का 0.32, C कितना है वाटर का 4186, और डेल्टा टी कितना है वाटर का, वाटर 35 पे था 7.8 कम हुआ 7.8 पे आ गया, तो वो कितना आएगा 22.2 23.2 हैं, कुछ भी सोच रहे तू, 27.2, हाँ 27.2 कैन बी करेक्ट। 35 माइनस 7.8, ठीक है 35.0, ओके 4, यस 27.2। सो 27.2 तक ये आ गया। सो आगे कैलकुलेशन वगैरह आप लोग लॉग से कर देना, ठीक है। मतलब क्या करना ही क्या है, अब देखो 0.1 L आया ये,
और प्लस इसका मास कितना था भाई 0.32 है, आइस का मास 0.1, सी कितना आइस का 4200 मतलब 4186, चेंज इन टेम्परेचर कितना आइस का 7.8। ठीक है, सो क्या करना है यार, मल्टीप्लाई करना है इसको मल्टीप्लाई करके वहाँ माइनस कर देना, 0.1 को उसके नीचे ले लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो कैलोरी मीटर पे इतने क्वेश्चंस बिल्कुल भी इनफ नहीं है। मेरा दिल से मन कर रहा है कि मैं और 5-6 क्वेश्चंस करा दूं, लेकिन मैं कितने भी क्वेश्चन करा दूं, ये ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन जब तक आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चक्कर आएगा। प्लीज़ अभी की अभी कोई अच्छी बुक निकालो, मतलब 15 मिनट और देख लो, टॉपिक खत्म होने के बाद कोई अच्छी बुक निकालो, HCV कोई भी बुक हो आपके पास, सारी बुक में अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं NCERT छोड़ के, क्योंकि NCERT में ईजी रहेंगे, कर ले जाओगे। चाहिए तो पहले NCERT का ही कर लो फिर, ठीक है, और उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, तो ये हो गए टाइप 1 के न्यूमेरिकल जो कि कैलोरीमेट्री और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर आते हैं। अब हम लोग टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जहां पे आप लोगों को क्वेश्चन थोड़े घुमा के देंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग वो टाइप के क्वेश्चन, NCERT के है। तो ये टाइप समझ में आया, इसकी प्रैक्टिस कर लो प्लीज, इसकी प्रैक्टिस कर लो। मुझे दिल से फील हो रहा है कि इतना मोर देन इनफ नहीं है इसके लिए। ठीक है, कर लो प्रैक्टिस। तो ये देखो, ये न्यू टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने NCERT से उठाया है, अब एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में इन्होंने इलेक्ट्रिक केटली दिया है, सो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या रहता है, आप लोगों को दिया रहता है कि यार इतना पावर से वो चीज़ चल रही है, जैसे एक हीटर है जो कि हीट दे रहा है एक हीटर है जो कि हीट दे रहा है 100 वाट के रेट से, और उसको यूज़ किया जाता है 100 ग्राम पानी को गर्म करने के लिए 25 से 35 तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको हीट करने में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कौन सी दो एनर्जी इक्वल होगी? अभी तक हम समझते थे हीट लॉस्ट बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय, हमेशा उल्टा बोलो, सीधा मत बोलना, कभी लिख देता हूँ ना सीधा, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसने कितना हीट लॉस किया, एक्चुअली हीटर ने यहाँ पे क्या किया है, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो हीटर ने यहाँ पे जो वर्क किया है वही तो इसने एनर्जी लॉस की है, तो हीटर जो वर्क करेगा वही इसकी हीटिंग होगी, हीटर जो वर्क करेगा वही तो उसकी हीटिंग होगी। सो वर्क क्या होगा, इंटू पावर इंटू टाइम। पावर कितना दिया है 100 वाट, लेट से S सेकंड में टाइम कंप्लीट हो जाएगा, चलो ठीक है, टाइम टी में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 100T, ये हमें मिल गया इक्वेशन। समझ में आया, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क इज इक्वल टू जो वर्क डन ये करेगा उतना ही पानी हीट होगा। सो पावर कितना 100 वाट और टाइम को T ले लो, सो 100T इज इक्वल टू MC डेल्टा T, टेम्परेचर इसका बढ़ा है। सपोज यहाँ पे अभी इवापोरेशन का देता तो ML MC डेल्टा T दोनों लगाते आप, तो 100T इज इक्वल टू, वो क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में कराऊंगा। मास कितना है यहाँ पे वाटर का, मास नहीं दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं 100 ग्राम दिया हुआ है, सो 100, C कितना है 4.2, डेल्टा T कितना है 10 का, तो ये देखो 100 से 100 कैंसिल, तो T आ गया 42 सेकंड, मतलब 42 सेकंड लगेगा पानी गर्म होने में, अगर हीटर से इतना हीट देके इतना कराना है तो। समझ में आया ऐसे क्वेश्चंस? चलो एक और करा देता हूँ। चलिए, अब क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 20 मिनट टू हीट अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री। इट रिक्वायर्स 90 मिनट टू टर्न ऑल द वाटर इनटू स्टीम, फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये आपका क्वेश्चन है। सो क्या करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल दिया है जो कि 20 मिनट लगाता है उसको हीट करने में 0 से लेके 100 तक। ठीक है, सो केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्या हो रही है, हीटिंग हो रही है। ठीक है, सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, सो वर्क डन आ गया PT, सो PT इज इक्वल्स टू पावर तो उतना ही रहेगा केटल का, पहले भी बाद में भी, तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल्स टू, पहले क्या हो रहा है, पहले वो हीट कर रहा है तो MC डेल्टा T। क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक में पढ़ो तो ज़्यादा बेटर होगा, चलो मैं साइड में चला देता हूँ। ठीक है, सो वाटर को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, राइट, तो पहले MC डेल्टा T टेम्परेचर में पहले चेंज आएगा, फिर बाद में स्टीम बनेगा, वो बात की कहानी है। तो पावर मान लो P था, टाइम कितना लगा 20 मिनट लगा, तो 20 मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। मास कितना दिया हुआ है वाटर का मास नहीं दिया हुआ है, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। C नहीं दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो हटा दो 1 लिख के। चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, ठीक, तो ये देखो 25 जा कैंसिल, सो हमें रिलेशन मिल गया P इज इक्वल्स टू 5M। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला केस क्या बोलता है, अगले केस में बोलते हैं उसको 90 मिनट लग जाता है पूरे वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में कन्वर्ट करने में, मतलब अब की बार पावर इंटू टाइम इक्वल है ML के, क्योंकि वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, अब स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो टाइम कितना लगता है 90 मिनट, और M कितना है पता नहीं, L कितना है वही पता करना है। सो P की जगह रख दो 5M, सो 5M इंटू 90 इज इक्वल्स टू ML, M कैंसल, L आ गया 450, यही है क्या आंसर, यस।
सो एल की वैल्यू आ गई 450 कैलोरी पर ग्राम। अब पता नहीं कौन से मेथड से इन्होंने सॉल्व किया है, बट ये इसका करेक्ट मेथड है। वर्क इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, जो वर्क डन ये करेगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां पे क्या लिखोगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज इक्वल्स टू Q। अब Q की जगह ml भी हो सकता है या फिर mc डेल्टा T भी हो सकता है, दोनों केसेस पॉसिबल है। जैसे आपको बोल दिया एक फ्रिज है जो कि 200 वाट पे चलता है, उसमें हमने पानी रखा 35 डिग्री पे, पानी को अब उसको 25 डिग्री बनाने में कितना टाइम लगेगा, अगर पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना है तो। क्वेश्चन समझे, एक फ्रिज है जो कि 200 वाट की पावर पे काम करता है, ठीक है। सो कितना टाइम लगेगा एक पानी को 35 डिग्री से 5 डिग्री तक ले जाने में, ऐसा क्वेश्चन है। एक फ्रिज है जो कि 200 वाट पे काम करता है और हमने उसमें एक वाटर रखा, मतलब वाटर रखा हमने उसमें जिसका मास था 100 ग्राम, और उस पानी का हमें टेम्परेचर को चेंज करना है 35 से लेके 5 तक उसको लेकर जाना है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कितना ज़्यादा यहाँ पे इसको टाइम लगेगा। तो ये क्वेश्चन है, तो ये घर से करके लाना, आप लोग कमेंट कर देना। वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ, वरना फिर क्या करते हो आप लोग, कमेंट करते हो फिर मैं देखता नहीं हूँ कि कौन सा क्वेश्चन था, बस थंब भेज देता हूँ, बाद में पता चलता है गलत था तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। देखो 35 माइनस 30 30, 30 इंटू 100, ओके। सो ये आएगा आप लोगों का, इसको हम लोग 4.2 अगर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 4.2 इंटू 100 आ जाएगा 42, 420। सो 420 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 200T। सो ये 0 0 0 0 कैंसिल, 63 सेकंड आएगा। तो सॉल्व करके देख लेना आप लोग, ठीक है, 63 सेकंड आना चाहिए। चलिए, सो यहाँ पे हमारे ये सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। अब हम लोग फाइनल कंसेप्ट देखते हैं फेस चेंज का। चलिए, सो चेंज ऑफ स्टेट का हम लोग कंसेप्ट देखते हैं, फाइनल वाला। 10 मिनट लगेगा बस, टेंशन मत लो, ठीक है। लंबा लेक्चर हो गया, मुझे भी पता है, अब मैं भी क्या करूँ, मैं खुद 2 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1.5 घंटे का लेक्चर बनाए, ठीक है, ओके। सो इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। क्या हम लोग आइस को, कैन वी कन्वर्ट आइस डायरेक्टली टू गैस, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? कैन वी बॉयल वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, क्या ये पॉसिबल है? कैन वी कन्वर्ट गैस डायरेक्टली टू आइस, क्या ये पॉसिबल है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दो आप। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्या ये पॉसिबल है? पहला वाला यस पॉसिबल है। आइस को हम लोग डायरेक्टली गैस बना सकते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, जहाँ पे हम लोग सीधा सॉलिड को गैस बना देते हैं। कपूर इज द बेस्ट एग्जांपल। कपूर को आप लोग रखते हो, जलाते हो, तो डायरेक्टली वो सॉलिड से गैस बनता है। वाटर को क्या 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल किया जा सकता है? 100 डिग्री पे होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बोला है डिपेंड करती है 2 चीज़ पे, एक तो टेम्परेचर, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ छेड़छाड़ आप लोग करो तो ये बॉयल हो सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम कर दो तो ये 80 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कर दोगे तो ये 150 डिग्री सेल्सियस पर भी बॉयल नहीं होगा। क्या हम लोग गैस को डायरेक्टली सॉलिड बना सकते हैं, मतलब गैस को हम लोग डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस पॉसिबल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। समझ में आया? और लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड क्या होता है? फ्यूजन, ठीक है। सो ये हमारी बातें हो गई कुछ छोटी मोटी। अब इसके ग्राफ्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, सो ग्राफ इसका डिस्कस करते हैं हम लोग। ये ग्राफ रहता है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद टाइम का, टाइम और यहाँ पे टेम्परेचर। चलो कुछ नाम देते हैं यहाँ से, ए बी सी डी ई। ए से बी में क्या हो रहा है? जो टेम्परेचर है आइस का, जो भी यहाँ पे चीज़ है, वाटर है समझ लो, वाटर का टेम्परेचर यहाँ पे ए से बी में 0 डिग्री सेल्सियस ही है और टाइम टी तक इसका टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ए बी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, भले ही हम लोग हीट लगातार सप्लाई कर रहे हैं, दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली। हीट को हम लोग लगातार सप्लाई कर रहे हैं, फिर भी ये कैसा है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब तक पूरा आइस वाटर में नहीं कन्वर्ट हो जाता तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, ठीक है। फिर ये पॉइंट पे आके देखो, ये हो गया 100,
100 होने के बाद फिर से ये कांस्टेंट हो गया। सो यहाँ पे ए से बी में क्या हो रहा है, ए से बी में ये बन रहा है सॉलिड से लिक्विड, और बी से सी में क्या हो रहा है, लिक्विड हीट हो रहा है। फिर सी से डी में क्या हो रहा है, ये लिक्विड से बन रहा है वेपर, और डी से ई में क्या हो रहा है, वेपर अगेन हीट हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। तो ये तो वही वाला ग्राफ है जो आप लोगों को लास्ट ईयर था कि ए से बी में हम लोग हीट लगातार दे रहे हैं, बट वो हीट सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में जा रही है, इसीलिए टेम्परेचर में नहीं दिख रही है, थर्मोमीटर में टेम्परेचर नहीं दिख रहा है। बी से सी में टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिक्विड हीट हो रहा है। फिर 100 डिग्री होने के बाद अगेन लिक्विड से वेपर बनते समय टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है अनटिल एंड अनलेस वेपर पूरा का पूरा कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, और एक बार वेपर पूरा कन्वर्ट हो गया तो वेपर का टेम्परेचर फिर बढ़ते ही जाता है, ऐसा तो उसकी बात हम लोग करते भी नहीं है। ओके, सो ये था डायग्राम टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। अब मैंने आपसे बोला कि हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर को चेंज करके भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और मतलब आइस को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ये सब हम लोग बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं वो डिस्कस करते हैं अब। तो चलिए फेज डायग्राम ऑफ वाटर को हम लोग डिस्कस करते हैं। फेज डायग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, सो यहाँ पे दिया है -220, एक्चुअली ये 0 दिए हुए 0.100, ठीक है 0.100 और 374। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है 0.0006, फिर 1, फिर 218। ये है प्रेशर और ये है टेम्परेचर। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का यहाँ पे आप लोगों को ग्राफ दिया हुआ है। प्रेशर दिया हुआ है ATM में, टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में। तो ये ग्राफ आप लोगों का देखो कुछ ऐसा आता है, ये यूं और फिर ये यूं और फिर ये वाला पॉइंट यूं। ठीक है, ये ग्राफ का मतलब क्या है? ये ग्राफ का मतलब ये है कि देखो जब टेम्परेचर यहाँ पे 0.1 ही है, बट अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ा देते हैं, एक्चुअली जो ये वाला एरिया है ना, इस लाइन के इधर वाला, तो इस लाइन के ये वाला पार्ट जो है वो हमें डिफाइन करता है कि वो सॉलिड के फॉर्म में है, और ये वाला पार्ट हमें डिफाइन करता है कि वो लिक्विड के फॉर्म में है, और इसके नीचे वाला पार्ट हमें डिफाइन करता है कि वो वेपर के फॉर्म में। इसको हम लोग बोलते हैं LV कर्व। इस लाइन पे जो रहेगा, इस लाइन पे जो रहेगा वो लिक्विड और वेपर दोनों में को एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो लिक्विड के भी फॉर्म में रहेगा, वेपर के भी फॉर्म में रहेगा। इस लाइन पे जो रहेगा वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में को एग्जिस्ट करेगा। और ये जो आप लोगों को पॉइंट दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट पर ही आप लोग देख रहे हो कि सॉलिड, लिक्विड, वेपर तीनों के तीनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ट्रिपल पॉइंट इज अ पॉइंट एट विच सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये फेज डायग्राम था वाटर का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम लोग प्रेशर को भी इधर उधर करके इसको वाटर को, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड से गैस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई फेज डायग्राम के बारे में, और आगे तो कुछ कंसेप्ट है नहीं, बाकी सब तो आप लोग समझ सकते हो। एक बार टेक्स्ट बुक रीडिंग कर लेना, बिकॉज कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए जो कि एग्जाम में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिपल पॉइंट के लिए मैंने इशारा दिया है, कोई कर्व नहीं बनाया है। ठीक है, इसको मैं पॉइंट A बोल देता हूँ, और पॉइंट A क्या है? ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पे तीनों के तीनों को एग्जिस्ट करें। कौन तीनों? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों स्टेट क्या करे? को एग्जिस्ट करे। वो पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट है। समझ में आ गया? चलिए, सो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया, दिमाग काफ़ी ख़राब किया आपका। अब अगले लेक्चर में दिमाग नहीं खराब होगा, बिकॉज आने वाले टॉपिक्स बहुत ईजी है। आगे हम सीखेंगे हीट ट्रांसफर 3 मेथड से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, बस वही टॉपिक है। कंडक्शन में हम लोग 2 वीडियो शायद करना पड़ेगा, कंडक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले वीडियो में हम कंडक्शन डिस्कस करेंगे, दूसरे वीडियो में कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन डिस्कस करेंगे, और फिर थर्ड वीडियो में हम लोग रेडिएशन के बारे में सब कुछ सीखेंगे, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सीखेंगे, और वहीं पे हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब 3 लेक्चर्स और आएंगे, इसके 3 लेक्चर हो चुके। चलिए, थैंक यू सो मच।